Hey guys, Jai Hind. Welcome to One Academy's analysis of The Hindu. Today is 22nd of Jan, Friday. और कल हम आपके लिए एनालिसिस नहीं लेके आ पाए और वो 21st जैन वाला जो एनालिसिस है वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे उसके आर्टिकल्स। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स का, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे ये टॉपिक होगा। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं, अलग अलग तरह के डाउट्स कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में रहते हैं। इन सभी का एक ही आंसर है, दैट इज़ सिलेबस ऑफ यूपीएससी और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, दैट बिहेव्स एज टूल्स एंड मैप्स दैट हेल्प अस टू रीच आर टारगेट और आर डेस्टिनेशन। यूपीएससी की जो जर्नी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। सिलेबस जो मेंस का है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करके दिया हुआ है। ऐसे पेपर है और जनरल स्टडी के 4 पेपर्स हैं, उसके अलावा ऑप्शनल का एक पेपर रहता है और उसके बाद लैंग्वेज के 2 पेपर्स रहते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। GS1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देन GS4 के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पोर्शन रहते हैं। और जो सिलेबस है हमें बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी हम कोर्स सब्जेक्ट में से पढ़ते हैं या हम कोई न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो हमें पता हो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो हमें पता हो कि हमें किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए उसे अप्रोच करना है। आज का जो कोट है दैट इज़ अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। देखिए, अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी तभी जो हमारा माइंड है वो भी हेल्दी होगा। इन दिस जर्नी, ये जो जर्नी है यूपीएससी की, बहुत ही बर्डन होता है सिलेबस का, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है। आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी हेल्थ को ज़रूर आप सुबह उठ के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, ज़रूर आप मेडिटेट करें या योगासन करें, ताकि जो आपकी बॉडी है वो भी हेल्दी रहे और आपका माइंड भी हेल्दी हो। प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन हम देखेंगे 20th जैन वाले, उसमें इंडिया साइंड अ डील फॉर S-400 डिफेंस सिस्टम विद यूएसए, फ्रांस, रशिया या जापान। इनमें से कौन सी कंट्री आएगी? तो आंसर इज सी, रशिया। देन बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन, कहाँ पे है बंदीपुर टाइगर रिजर्व? दैट इज इन कर्नाटका। लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ये टॉपिक है और आज ये जो पोस्टर गिवन था एक द हिंदू के अंदर, और उसके अलावा ये 21st जैन को ये आर्टिकल गिवन था, बाइडन जो स्वर्ण इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप। बेसिकली 20th जैन को इनकी इनॉग्रेल जो सेरेमनी थी। और आज की जो न्यूज़ है उसमें बाइडन बिगिंस डिसमेंटलिंग ट्रम्प लेगेसी। जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, दूसरे जो देश थे, दूसरे नेशंस थे, उनके साथ साथ क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि बाइडन को उन्होंने अभी जैसे WHO में से बाहर आना चाहते थे, जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे पहले वाले, तो अभी इन्होंने इस पे रोक लगाई है और काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसे भी ये चेंज करेंगे, और जो पेरिस क्लाइमेट का अकॉर्ड था उसे दोबारा से रीजॉइन करेंगे। और ये 46 प्रेसिडेंट रहेंगे यूएसए के। और जो कमला हैरिस हैं, शी बिकम्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया उनको और ट्वीट के ज़रिए कहा ही वाज कमिटेड टू वर्किंग विद हिम टू टेक टाइज टू ग्रेटर हाइट्स। और ह्यूज अभी जो चेंज अभी हमें देखने को मिलेगा, जो ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं हमारे। GS2 के अंदर एक पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर एक और आर्टिकल है फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिलेटेड। अभी 21st जैन को जो न्यूज़ था, इन अ थॉ सेंटर ऑफर्स टू पुट
फार्म रिफॉर्म्स फॉर 18 मंथ्स। जो सेंटर था उन्होंने ऑफर किया फार्मर्स को कि ये जो लॉज हैं, ये जो 3 फार्म लॉज हैं, इनको हम 18 मंथ्स के लिए इसको रोक देंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन को। लेकिन आज जो न्यूज़ थी उसमें था कि फार्मर ने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल टू सस्पेंड लॉज फॉर 18 मंथ्स। दे जस्ट ओनली वांट द फार्म जो हैं जो लॉज हैं उन्हें रिपील किया जाए सेंटर के द्वारा, और एमएसपी के रिलेटेड जो एक लेजिस्लेशन लेके आया जाए जो एमएसपी को गारंटी करे। 3 फार्म लॉज थे और फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें। टाइमलाइन हम देख लेते हैं। अभी तक 10 बार बातचीत हो चुकी थी। ये बेसिकली पुराना है ये वाला। 10 बार बातचीत जो हो चुकी थी सेंटर और स्टेट के बीच में, सॉरी सेंटर और फार्मर्स के बीच में, और ट्रैक्टर परेड करने की बात बोल रहे थे फार्मर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली पुलिस है, it should decide on whether to allow the farmers or not because it comes under the execution of Delhi police। और फार्मर ग्रुप्स जो थे उन्होंने वेलकम किया सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स थे रिपब्लिक डे प्लान्स के ऊपर। और उन्होंने फार्मर्स ने बोला कि हम जो ट्रैक्टर रैली है वो ज़रूर निकालेंगे, और ये सब जो होगा शांतिपूर्वक होगा, और आउटर जो रिंग रोड है उसके ऊपर से निकालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो पैनल था उसने एक रोड मैप तैयार किया, और सेंटर के द्वारा अभी जो 18 मंथ्स के लिए इस पे पुट ऑफ करने की बात की इसको, लेकिन जो फार्मर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को। 21 जैन फर्स्ट पेज के ऊपर ये आर्टिकल था, कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शोज इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसको आप याद रख सकते हो, प्रीलिम्स में आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है, दैट इज़ नीति आयोग, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें कर्नाटका ने जो टॉप किया है, कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट फॉलोड बाय महाराष्ट्र है उसके बाद। और लास्ट टाइम तमिलनाडु था सेकंड प्लेस पे, इस बार जो महाराष्ट्र ने उसे क्रॉस किया है, और महाराष्ट्र हैज़ कम टू द सेकंड प्लेस। और जो टॉप 10 में है दैट आर तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। दीज स्टेट्स आर इन द टॉप 10 बैरिंग महाराष्ट्र। ऑल अदर, महाराष्ट्र को छोड़ के जो बाकी सारी स्टेट्स हैं वो जो टॉप 5 में हैं दैट आर फ्रॉम द साउथ इंडिया। और झारखंड और छत्तीसगढ़ और जो बिहार है दैट स्कोर द लोएस्ट। कर्नाटकाज रैंक इज एट्रीब्यूटेड, क्या क्या कारण है, किस चीज़ को एट्रीब्यूट किया जाता है, किया जा सकता है जो कर्नाटका का जो अभी ये रैंक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। तो गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने बताया है कि ये सारी रीजंस थे। सब्सटेंसिव नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स जो हुई थी, उसके बाद रजिस्टर्ड जो जीआई टैग्स होते हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशंस, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, उसके बाद हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लो था, एफडीआई का इनफ्लो रहा वो बहुत ज़्यादा था, हैज़ आल्सो इनहेंस द इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। और ये आप प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि जो, क्योंकि बहुत सारे जो इंडेक्सेस हैं उसके रिलेटेड, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में प्रीलिम्स में, और बहुत सारे जो ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन उसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो आप ज़रूर इसे जो इंडेक्सेस हैं अलग से, उससे जैसे 1 ईयर के या 2 ईयर के, उसे आप जो एनुअली होते हैं या जो 2 साल बाद आते हैं, आप ज़रूर उनको अपने अलग से नोट्स में आप मेंशन कर लें। ये सिलेबस पूरा नहीं है, ये GS1 का एक सिलेबस की मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और इसमें रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिलेटेड हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि 21 ऑफ जैन न्यूज़पेपर में था।
रिमूविंग द क्रिसिस इन द हाउस वर्क वैल्यूएशन, ये GS1 के अंदर कवर होगा। द वाइव्स ओज, ये जो कोट है ये एंटोनिटी ब्राउन ब्लैकवेल ने, जो फर्स्ट वुमेन प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर थे, यूनाइटेड स्टेट के फर्स्ट वुमेन प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये कोट दिया गया। तो आप इस तरह के जो कोट्स हैं आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। और हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में हम एक स्टेप अहेड जाते हैं एंड वी ग्लोरीफाई आवर वुमेन, हम उन्हें गॉडेस की तरह, गॉडेसेस की तरह मानते हैं, बट वी डिनाई देम इक्वल राइट्स। कहीं ना कहीं हम उन्हें गॉडेसेस की तरह मानते ज़रूर हैं, लेकिन हम उन्हें जो इक्वल जो राइट्स हैं, बराबर के जो हक हैं वो नहीं देते, वो डिनाई करते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर जो ऑर्डिनेंसेस आए, इवन की जो उत्तराखंड के जो पहले से ऑर्डिनेंस, एक लॉ थे, जो इंटर कन्वर्शन उस लॉज थे, लेजिस्लेशंस थे, उसमें इवन द राइट टू चूज देयर स्पाउसेस, ये भी हम डिनाई करते हैं वुमन को कि वो अपना जो स्पाउस है उसको जो चूज करने का राइट है वो भी हम डिनाई करते हैं। लेकिन हम उन्हें गॉडेसेस की तरह मानते हैं। दैट इज जस्ट नॉमिनल। वेटरन एक्टर जो हैं कमल हसन, जो कि तमिलनाडु के अंदर एक पार्टी है मक्कल निधि मायम पार्टी, उन्होंने रिसेंटली प्रॉमिस किया सैलरीज फॉर हाउसवाइफ्स। देखिए, एक एक इशू है जो आज बीते कुछ हफ्तों से ये डिबेट में है कि वेदर द विमेन जो हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, वेदर दे रिक्वायर द सैलरी और नॉट। तो ये डिबेट में बना हुआ है। तो ये आप अपने जीएस के जो वन में, आप अगर वुमेन रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्ट इसी में से अगर आता है, तो आप ज़रूर इस आर्टिकल में से लाइंस को कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। उन्होंने, उनकी जो पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसके अंदर उन्होंने ये वाला प्रॉमिस किया कि दे प्रॉमिस सैलरीज फॉर हाउसवाइफ हैज़ रिवाइव्ड द डिबेट ऑन द रिकग्नाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। चलिए देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिकग्निशन ऑफ द वर्क बाय वाइफ्स एज अ वर्क इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर क्या इसका रिकग्निशन कैसे की जाती है, और उसके अलावा व्हाट हैव द लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स एंड जुडिशियल रिस्पॉन्सेज बीन इन दिस रिगार्ड। देखिए, जो बर्डन है वुमेन के ऊपर, 2011 में जो सेंसिस हुआ, सेंसिस जो बेसिकली आफ्टर 10 ईयर होता है, तो 2011 वाला जो सेंसिस था उसके अकॉर्डिंग जो 159.85 मिलियन, 159.85 मिलियन जो वुमेन है, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है। दिस इज बेसिकली एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 159.85 मिलियन जो वुमेन है स्टेटेड हाउस होल्ड वर्क एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। उन्होंने बताया कि हाउस होल्ड का जो वर्क है, हाउस होल्ड वर्क जो है, दैट इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। अ मेयर 5.79 मैन, उनमें से जो 5.79 मैन रेफर्ड टू इट एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। आप ये गैप देख सकते हो इसमें। और जस्टिस एन वी रमन इन हिज स्क्रिप्ट्स एंड अथॉरिटेटिव अकरिंग कॉन्करिंग जजमेंट ऑन जैन, अभी जो रिसेंट जजमेंट आया इन कृति एंड अनदर वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रेफर्ड, उन्होंने एक मैगजीन को, एक टाइम यूज इन इंडिया 2019 की जो रिपोर्ट थी एनएसओ की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो पब्लिश हुई सितंबर में, उसको रेफर किया उन्होंने, विच सेज दैट ऑन एन एवरेज वाइल इंडियन वुमेन स्पेंड 299 मिनट्स ए डे, एक दिन में 299 मिनट्स स्पेंड करती हैं ऑन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स। मैन स्पेंड जस्ट 97। देखिए यहाँ पे भी कितना बहुत सारा गैप है। 299 मिनट्स ए डे स्पेंड करती हैं वुमेन, और जो मैन है 97 मिनट्स अ डे स्पेंड करते हैं। वुमेन ऑल्सो स्पेंड 134 मिनट्स इन अ डे ऑन अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स। फ्रेंच गवर्नमेंट की एक कमीशन थी ऑन मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस, जो 2009 में आई थी, उसने स्टडी किया सिचुएशन को इन जर्मनी, इटली एंड यूके, फ्रांस, फिनलैंड के अंदर, एंड द यूएस ड्रू सिमिलर कंक्लूजन्स। यूएस ने भी अपनी एक जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट एंटाइटल्ड वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क,
देखिए, ये अभी हम वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क बाय वाइफ्स एज अ वर्क इन द वेस्ट। उसके रिलेटेड ये एक जो मैगजीन है, और उसके अलावा ये जो कमीशंस की रिपोर्ट है, और यूएस की एक जो रिपोर्ट थी, वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क के, और एक केस स्टडी थी इंडिया के अंदर। ये वाली जो केस स्टडी है इंडिया के अंदर, रिपोर्ट एंटाइटल वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क। ये केस स्टडी है इंडिया के अंदर, एक 2019 में जो 2009 में जो कंडक्ट की गई। उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है सर्विसेज की बाय द वुमेन to the tune of whooping 612.8 billion dollar annually। इतनी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके कंपेयर किया जा सकता है। और जस्टिस रमन जो थे, नॉट ओनली लिस्टेड द वेरियस एक्टिविटीज वीमेन अंडरटेक। बहुत सारा जो वीमेन एक जो गृहिणी होती है, बहुत सारे काम करती है, काम को संभालती भी है, बट ऑल्सो रेफर टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आर्थर आर्थर सेसिल पिगो हु हैड लैमेंटेड, जिन्होंने विलाप किया दैट द हाउस होल्ड वर्क बाय वाइफ्स इज नॉट इनटू कंसिडरेशन इन सर्कुलेटिंग नेशनल इनकम। कि जो वो जो वर्क है, दैट अनपेड सर्विसेज, जो वो वर्क है जो एक गृहिणी करती है, एक हाउसवाइफ करती है, वो क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का कहना था। इस तरह की एग्जांपल्स आप ज़रूर कोट कर सकते हो। और जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस हुई, एक 2010 का केस है, अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने not only acknowledge the contribution of housewives as invaluable, ये काम invaluable है, इसकी कोई कीमत नहीं है, but also observed that it cannot be computed in terms of money। इसको मनी के अंदर, जैसे देखिए जितना काम एक गृहिणी करती है, एक हाउसवाइफ जिसे होम मेकर भी कहते हैं, घर को बनाती है। घर को बनाना यानी कि ये नहीं कि ईंटों का घर बनाना या ब्रिक्स के साथ, या डबल स्टोरीज ऐसे घर बनाना। घर बनाने का होम मेकर का काम है कि जितने भी घर के मेंबर्स हैं उन्हें जोड़ के रखना एक दूसरे के साथ। दैट इज बेसिकली अ होम मेकर। और और इसको मनी के अंदर हम कंप्यूट नहीं कर सकते। उसका जो काम है, ये काम है जो उसका, उसे हम मनी के साथ कंप्यूट नहीं कर सकते। हर ग्रेचुएश सर्विस रेंडर्ड विद ट्रू लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद सर्विसेज रेंडर्ड बाय अदर्स। Similar observations were recently made in Rajendra Singh 2020 में जो केस था। But then these cases dealt with the limited question of compensation under Motor Vehicles Act के अंदर जो compensation की बात की थी कि कितना compensation provide करना चाहिए for the death of homemakers की, अगर death हो जाती है तो कितना compensation उनको मिलेगा, and not the recognitions of wife's right in her husband income। husband की income के अंदर जो एक वाइफ का राइट होना चाहिए, उसको इसने डिस्कस नहीं किया इन सारे जजमेंट्स ने ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। जस्टिस ए के गांगुली इन अरुण कुमार अग्रवाल 2000 जो 10 का केस था, उन्होंने रेफर किया सेंसस जो 2001 का था, दैट इट carried out under an act of parliament and had categorized those who perform household duties, that is about 36 crore women in India, as non-workers, and clubbed them together with beggars, prostitutes, and prisoners who are not engaged in economically unproductive work। और क्या हैरारिकल जो स्ट्रक्चर रहता है हमारे स्टैट्यूट्स के अंदर। स्ट्रेंजली 7th सेंचुरी में जो इस्लामिक लॉ था, उन्होंने क्लियरली मैंडेट किया कि जो हस्बैंड है उन्होंने अपनी वाइफ को जो पे करना होगा अपनी वाइफ्स को, इफ दे डिसाइड टू सकल देयर चिल्ड्रन एंड एंटाइल देम एंड टू स्पेंड सर्टेन पोर्शंस ऑफ हस्बैंड्स मनी विदाउट कंसेंट। जो मेंटेनेंस की यहाँ पे बात की गई है। और उसके अलावा जो सेपरेट स्फीयर्स के अंदर इसकी बात की गई है, इसको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा, एक अमेरिकन फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, नैन्सी फॉल्ब्र। उन्होंने रिमार्क किया, द मॉरल एलिवेशन ऑफ द होम वाज अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक डीवैल्यूएशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड हेयर। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। और इंडिया के अंदर डिबेट हुआ एक जॉइंट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन इज़ नॉट न्यू, नया नहीं है ये इंडिया के अंदर। दो वी स्टिल डू नॉट हैव जॉइंट मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ,
वीना वर्मा एक जो एमपी थे, डिड इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल इन 1994 के अंदर। वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। आपको पता होना चाहिए जो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, कि जो एक मिनिस्टर नहीं लेके आता बल्कि एक दूसरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। प्राइवेट मेंबर इज डज नॉट मीन दैट कि ओपोजिशन का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर जिसके पास मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्टर का रोल नहीं है, उस बिल को हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। तो एक 1994 के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया गया हमारी संसद में, और वहाँ पे द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, ये उस बिल का नाम था। इसके बारे में भी आप इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे आप कोट कर सकते हो। यहाँ पे जो स्टेप और सजेशंस दिए हुए हैं बेसिकली, और जो वहाँ पे जो पार्टी के लीडर हैं मिस्टर हसन शुड अंडरस्टैंड दैट द टर्म सैलरी as a monthly payment is indeed problematic, as it indicates an employer-employee relationship, that is a relationship of subordination with uh, with the employer having disciplinary control over the employee. Wives do not deserve a master servant relationship. यहाँ पे उनको सजेस्ट किया गया है जो मिस्टर हसन है, कि देखिए जो एक गृहिणी काम करती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते मनी के अंदर। और ये वाली बात उनको याद रखना चाहिए कि एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, दैट वाइफ्स डू नॉट डिजर्व अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। इस तरह से अगर सैलरीज प्रोवाइड करने की बात की जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप लगना चाहिए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सैलरी देता है। दैट शुड नॉट बी देयर। आपको क्या लगता है? आप अपने जो ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी, 2012 में उन्होंने ये भी प्रपोज किया था उन्होंने कि हस्बैंड्स टू पे मंथली सैलरी। और यहाँ पे जो सजेशंस हैं इनके लिए, जो पार्टी के लीडर हैं मिस्टर हसन, और जो ये अभी अपनी मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है, उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया है। तो ये आप ज़रूर अपने जब आंसर्स लिखते हो और वहाँ पे आप कोट कर सकते हो। GS3 इकोनॉमी के अंदर एक और आर्टिकल है जो आज 21 जैन न्यूज़पेपर में था, गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियाज लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट, कि क्या क्या जो लिमिटेशंस हैं OECD द्वारा जो एक मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। OECD बेसिकली इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, इट हैज़ सर्टेन पिटफॉल्स एंड लिमिटेशन। उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट करती है। और एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स, जो ये एस्टिमेट लगाती है कि कैसा सपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट को जो फार्मर्स हैं या उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए, वो एस्टिमेट करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स, PSE, प्रोड्यूसर सपोर्ट्स एस्टिमेट। और PSE के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस सपोर्ट्स एंड बजटरी पेमेंट्स, बजट में जो दिया जाएगा और उसके अलावा जो मार्केट जो MSPs होते हैं वो सपोर्ट, ये दोनों को कंबाइन करके प्रोड्यूसर सपोर्ट जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। देखिए दो तरह की जो सपोर्ट्स होती हैं स्टेट के द्वारा, एक नेगेटिव सपोर्ट होती है और एक पॉजिटिव सपोर्ट होती है। नेगेटिव सपोर्ट, अगर जो इंटरनेशनल प्राइजेज हैं किसी मान लीजिए राइस हैं या वीट हैं, अगर उसके इंटरनेशनल जो प्राइजेज चल रहे हैं, इफ़ दे आर हायर कंपेयर टू नेगेटिव, if the international prices are higher compared to domestic prices, then जो sport है that will be counted as negative sport. And if the international prices are lower than the domestic prices, mean domestic prices are more, चाहे वो मिल्क है, चाहे राइस है, चाहे वीट है, इसके अंदर एग्जांपल दी है, तो देन इट विल बी कैलकुलेटेड एज पॉजिटिव सपोर्ट। As per the OECD methodology, the price support of a commodity is calculated by multiplying its टोटल जो प्रोडक्शन रहती है और उसके अलावा जो गैप रहता है डोमेस्टिक प्राइस में और इंटरनेशनल प्राइसेस में उसी रेलेवेंट ईयर के अंदर। तो ये मेथोडोलॉजी उनके द्वारा अडॉप्ट की जाती है। जस्ट अ ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, जैसे जो देखता है उसकी
देखने वालों की आंखों के अंदर जो ब्यूटी रहती है, दैट इज बेसिकली कि कैसे वो किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह से द अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिपेंड, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, डिपेंड्स ऑन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेटिंग इट। जो सब्सिडी को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी, rather than being swayed by OECD numbers suggesting negative support. Farmers, policymakers, and other stakeholders need to understand the pitfalls and limitations in underlying जो methodology रहते हैं. This will help in providing a more correct perception of the level of support to agriculture in India. ये हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग मोर करेक्ट परसेप्शन जो है ताकि ऑफ द लेवल ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये आर्टिकल की जो आप एग्जांपल्स हैं या यहाँ से लाइंस हैं वो आप GS3 के अंदर इकोनॉमी के अंदर कोट कर सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल जो है प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट्सएप। जो अभी उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है प्राइवेसी की पॉलिसी जो अभी उन्होंने अपडेट करने के लिए बोला था, ये हमने एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम एक बार फिर देखेंगे। डाटा लोकलाइजेशन इज नॉट द ओनली अप्रोच टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग डेटा प्राइवेसी। देखिए डाटा लोकलाइजेशन की बात की जाती है जब जो पुट्टास्वामी जो जजमेंट थी और उसके 2018 की और श्री कृष्णा जो कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, डाटा लोकलाइजेशन की बात की जाती है कि जो डेटा है जैसे कोई भी कंपनी है, आइदर इट इज़ फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐसी साइट है, और जो सपोज की जो हमारी कंट्री के जो यूज़र्स हैं उनका जो डेटा है जो पर्सनल डेटा है उसको लोकलाइजेशन करने की बात की जा रही थी कि वो जहाँ की कंपनी है जिस कंट्री की वहाँ पे वो डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो डेटा जो है जिस कंट्री का है, सपोज कि इंडिया का है तो वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रही थी और अलग अलग कंट्रीज ने इसके रिलेटेड लॉज भी बनाए हैं। और इस एडिटोरियल में आर्टिकल में बताया गया है राइटर के द्वारा कि जो डेटा लोकलाइजेशन है इट इज़ नॉट द ओनली अप्रोच, यही अप्रोच नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग डेटा प्राइवेसी फॉलोइंग द एक्सोडस ऑफ यूजर्स फ्रॉम व्हाट्सएप टू टेलीग्राम एंड सिग्नल। देखिए जब व्हाट्सएप ने अपनी अनाउंसमेंट की रिसेंट जो उनकी पॉलिसी थी, तो बहुत सारा जो क्राउड था उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप के अकाउंट थे उनको डिलीट किया और उन्होंने टेलीग्राम और सिग्नल जो एक एप्लीकेशंस हैं उनको उन्होंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया। और जो सिग्नल ऐप है ये ऐप स्टोर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स होने लगे। और उसके बाद जो फेसबुक ओन्ड सर्विस है जो व्हाट्सएप है माइट हैव बीन फोर्स्ड टू पोस्टपोन द डेट। और यही कारण हो सकता है कि जो फेसबुक है, फेसबुक ओन्ड सर्विस जो व्हाट्सएप है उनको उसको एक तरह से एक पुशबैक लगा और उन्होंने जो अपनी डेट थी यूज़र्स के लिए जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की जो डेट थी उसको मई 15 को उन्होंने पुश किया, इस डेट को पोस्टपोन कर दिया। और 459 मिलियन यूज़र्स हैं इस व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं 459 मिलियन। एक मिलियन में जैसे मैंने पहले भी बताया कि अराउंड 10 लाख होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप की। और देखिए कोई भी चीज़ अगर हम फ्री की यूज़ करेंगे, एक तरह से फ्री का ही है, तो जितना हम ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागेंगे उतना ही हमारी कदर कम होगी। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन सारी सोशल मीडिया ऐप्स को हमें चलाना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने फिर व्हाट्सएप को जो उनके CEO थे उनको क्वेरीज के थ्रू पूछा, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने पूछा कि वाई आप क्यों जैसे पार्शियलिटी कर रहे हो, जो यूरोप के जो यूज़र्स हैं उनका जो डेटा है आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यूज़र्स के साथ आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है। तो ये उन्होंने उनसे पूछा। देखिए जो कॉज है इसके बिहाइंड द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैटर्न्स इज व्हाट्सएप्स एबिलिटी टू सीमलेसली शेयर यूजर
मेटा डाटा एंड मोबाइल इंफॉर्मेशन विद इट्स कंपनी एंड सोशल मीडिया बेहेमोथ जो फेसबुक है उसके साथ अपना जो डेटा इन्होंने शेयर करने की बात की कि जो व्हाट्सएप का डेटा है हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये दोनों फेसबुक ने ओन किए हैं, वहाँ पे ये शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली एक एड्स के रूप में, ताकि फिर जो अपनी जो एड्स ये बेचेंगे, ये उससे पैसा कमाएंगे और फिर वो यूज़र्स को, जो व्हाट्सएप यूज़र हैं उनको कॉल कर सकते हैं, या उनकी जो सेंसिटिव जो डेटा है उसे वो यूज़ कर सकते हैं, जो पर्सनल डेटा है। Facebook Inc., which also owns Instagram, has sought to integrate the offerings from WhatsApp, Instagram, and Facebook, with former acting also as a tool that secure payments for services and ads posted on later to applications beyond its primary user messaging service. To target users with ads and generate revenue. वहाँ से वो revenue generate करने की बात कर रहे थे। जैसे आजकल दौड़ लगी हुई है रेवेन्यू की, पैसे की। और जैसे आपको पता होगा कि इस टाइम जो दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, जो दैट इज़ जेफ बेजोस हैं वो, और ही इज़ अ सीईओ ऑफ अमेजन। और रिसेंटली कुछ दिन पहले की, एक या वीक पहले की ये न्यूज़ थी कि जो एक कंपनी है, एलॉन मस्क, उनकी जो एक कंपनी है टेस्ला, एलॉन मस्क जो हैं वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन गए थे, क्योंकि उनके शेयर्स की जो टेस्ला के जो शेयर्स की कीमत है वो बहुत ही शार्प राइज उसमें देखा गया। और लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है कि जेफ बेजोस के जो शेयर के प्राइजेस थे वो और राइज कर गए, और उनके जो टेस्ला कंपनी के शेयर प्राइजेस थे वो थोड़े डाउन चले गए। और देखिए कैसी मतलब एक दौड़ लगी हुई है। तो इस तरह से ये जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एडिटोरियल में एक और भी चीज़ बताई है कि सिर्फ अभी यही अप्रोच नहीं फॉलो करना चाहिए। द ऑनर्स इज ऑल्सो ऑन इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि क्विक जो अभी वो लेजिस्लेशन लेके आए हैं रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन के लिए, दैट अलायंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ जो श्री कृष्णा कमेटी थी जो बनाई गई थी, जिसका गठन किया गया था, which try to address concern about online data privacy in line with the 2018 जो पुट्टास्वामी जजमेंट थी, उसके बाद जो श्री कृष्णा कमेटी थी, उन्होंने जो रिकमेंड किया, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उस रिकमेंडेशंस को देख के एक रॉबस्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आना चाहिए। जो अभी 2019 के अंदर जो बिल लेके आया गया, अब उसको अभी उस पर बात चल रही है। और गवर्नमेंट ने उसे डाइल्यूट कर दिया कि जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है सिर्फ उसे ही अपनी कंट्री में लोकलाइज करना चाहिए, नॉट ऑल पर्सनल डेटा। जिसे कि जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया था कि हर तरह का जो डेटा है उसे लोकलाइज करने की बात की थी उन्होंने, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने डाइल्यूट किया इसको, और उन्होंने बोला कि जो सिर्फ सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसी को लोकलाइज करने की, मिरर करने की कंट्री में बात की। बट डेटा लोकलाइजेशन एज proposed by the committee may not necessarily lead to better data privacy as it carries the possibility of domestic surveillance over the Indian citizen। देखिए, जो स्टेट के द्वारा अगर डेटा लोकलाइज हो गया, सिर्फ यही डेटा को सिक्योर नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट जो है वो खुद भी कल को खुद भी वो जो खुद भी सर्वे कर सकती है, डोमेस्टिक सर्विलेंस कर सकती है, हमारी कंट्री के अंदर सर्विलेंस हो सकता है, निगरानी रखी जा सकती है। तो ये चीज़ सही नहीं है। द बिल हैज़ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ यूरोप्स जीडीपीआर जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है यूरोप का, उसके तहत जो फेसबुक है या व्हाट्सएप है, कैसे जो यूज़र्स हैं यूरोप के, उनका जो डेटा है उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकती, उसको फेसबुक को जैसे बेच नहीं सकती उस डेटा को। द बिल हैज सम फीचर्स ऑफ यूरोप जीडीपीआर बट इट ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्गर चेक्स टू ऑन द सर्विलेंस बिफोर इट इज होने से पहले, पास करने से पहले उसको जो डाइल्यूट किया है, बल्कि कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और जो डेटा जो डोमेस्टिक सर्विलेंस है उसको भी उसको देख के फिर इसको पास करना चाहिए जल्दी से जल्दी। जैसे हम लास्ट फ्यू डेज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं हमारे,
इसके बारे में 17 जो गोल हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, इसको लेके हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसको हमें याद करना है, ताकि जब हम अपने आंसर्स लिखें तो वहाँ पे हम इसे कोट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, देन गुड हेल्थ एंड वेल बींग, देन क्वालिटी एजुकेशन, देन फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वालिटी, then sixth one is clean water and sanitation, then seven is affordable and clean energy, then eighth one is decent work and economic growth, the ninth one is industry innovation and infrastructure, then 10th one is reduced inequalities, then 11th one is sustainable cities and communities, then 12th one is responsible consumption and production, then 13th is climate action। देखिए क्लाइमेट चेंज को लेके अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर, आप ज़रूर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका 13th गोल वहाँ पे आप इसे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, ये कंजर्वेशन के साथ इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन के टॉपिक हैं उनके साथ इसे आप रिलेट कर सकते हो। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप कवर कर सकते हो। और जैसे अभी जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जैसे बोला कि फिर से वो ज्वाइन करेंगे, जो पेरिस का एग्रीमेंट था उसे फिर से ज्वाइन करेंगे, पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है। वहाँ पे आप ये अगर इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जो 17th गोल है और जो 16th गोल है, वहाँ पे आप इसलिए मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। ये जो स्टैटिक डेटा है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सको। स्टेट्स जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं दैट इज़ असम, ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, देन असम है, बिहार है, देन दिस इज़ कर्नाटका, दिस इज़ झारखंड, दिस इज़ हिमाचल, दिस इज़ गुजरात और दिस इज़ गोवा। और आज की जो स्टेट है दैट इज़ केरला, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और जो स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं दैट इज़ कर्नाटका और तमिलनाडु। और इसका जो हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट, यहाँ पे एक आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, उसकी जुरिस्डिक्शन भी केरला हाई कोर्ट के अंदर आती है। और इधर जो अंडमान आइलैंड है दैट इसकी जो जुरिस्डिक्शन है दैट कम्स अंडर द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और कंट्रीज़ जो अभी तक ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है दैट इज़ चाइना, देन दिस इज़ म्यांमार, श्रीलंका, देन दिस इज़ ईरान, देन दिस इज़ Afghanistan, India, then Bhutan, then this is Pakistan, Nepal, then this is Bangladesh, दिस इज़ इराक। और आज हम सीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी की कैपिटल जो है दमस्कस है। और इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इधर ये बॉडी जो है दैट इज़ मेडिटेरियन सी, ऊपर इसके टर्की है, इधर इराक है, जॉर्डन है, इसराइल के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, लेबनान के साथ शेयर करती है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है प्रीलिम्स के अंदर कि क्या जो सीरिया है ये मेडिटेरियन सी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप अपने ज़रूर जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो कि अभी हम कौन से आप प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चंस हैं आप कौन से सब्जेक्ट में से आप करना चाहते हो। जैसे हमने पहले मैप बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं तो आप अपने ज़रूर सजेशंस यहाँ पे दे सकते हो। और आप अपने जो टेलीग्राम है t.me/वानी मेहरा, आप वहाँ पे भी इसका मेंशन कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको चाहिए जो एमसीक्यूज़ हैं अभी करेंगे हम। और आप ज़रूर इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक सपोर्ट और शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें और इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इसकी पीडीएफ और पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और देखिए कोई भी अगर ऐसे रेवोल्यूशन लेके आना चाहे तो उसे एक बेसिकली सपोर्ट चाहिए अच्छे लोगों की, अच्छे गुड पीपल की। और प्लीज़ आप ज़रूर इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग इट। और ज़रूर आप दूसरों, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू।